गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आप लोग कैसे हैं? हमें उम्मीद है कि आप लोग अच्छी तरह से मेहनत कर रहे होंगे और साथ ही साथ मैं जो आपको पढ़ाते हुए आ रहा हूँ उसे आप रिवीजन भी कर रहे होंगे। ठीक है, एक बात याद रखिएगा, मैं जो जो पढ़ा रहा हूँ ना, यदि आप इसको रिवीजन नहीं कीजिएगा ना फिर से भूल जाइएगा। इसलिए जितना मैं पढ़ाता हूँ कोशिश कीजिए उसको रिवीजन करते रहिए। ठीक है, नहीं तो सारा दिमाग से क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा। दोबारा पढ़िएगा तो क्या होगा, लगेगा थोड़ा बहुत समझ में नहीं आ रहा है, स्किप हो रहा है, लगेगा कि फिर से क्लास देखूं। तो मेहनत डबल करना पड़ेगा। मेहनत डबल ना करना पड़े इसलिए आप लोग मेहनत कीजिए, उसको रिवीजन कीजिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पिछली क्लास में आपने देखा कैथोड किरणें और इलेक्ट्रॉन, कैसे इलेक्ट्रॉन का पता लगाया। ठीक है, किसने लगाया? थॉमसन ने। ठीक है, अब देखते हैं प्रोटॉन उसका पता हम कैसे लगाते हैं, इसको स्टेप वाइज स्टेप समझते हैं। तो सबसे पहले प्रोटॉन का खोज किसने किया, किसने पता लगाया था? वो था गोल्डस्टीन। ठीक है, उस वैज्ञानिक का नाम क्या था? गोल्डस्टीन। तो चलिए देखते हैं, अब इसको स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। आखिर ये कैसे पता लगाया गोल्डस्टीन ने कि प्रोटॉन नाम का भी कोई चीज़ है, वो भी परमाणु के अंदर पाया जाता है। एक तो बहुत छोटा होता है वो, लेकिन फिर भी इन्होंने पता लगाया। चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं कि विसर्ग नली लेते हैं, एक बर्तन लेते हैं। ठीक है, बड़ा सा शीशा का। विसर्ग नली किसका होता है? शीशा का होता है। उसमें एक ऐसा सिस्टम लगा देते हैं जिससे कि हम प्रेशर इसका कम कर सके। प्रेशर मतलब दाब, जो कि निम्न दाब उत्पन्न कर सके। उसके लिए हम क्या लगाते हैं? निर्वात पंप। दो स्टेप हो गया। सबसे पहले विसर्ग नली लिए, उसमें क्या लगा हुआ है? निर्वात पंप लगा हुआ है, उसमें निम्न दाब क्रिएट करने के लिए, यानी कि बनाने के लिए। ठीक है, चलिए अब उसको क्या करते हैं, इसके अंदर दो प्लेट डालते हैं। ठीक है, एक प्लेट को बैटरी के प्लस वाले टर्मिनल से जोड़ते हैं, दूसरे को माइनस वाले टर्मिनल से जोड़ते हैं। ठीक है, दोनों प्लेटों को। और इसमें जो वोल्ट हम अप्लाई करते हैं, बहुत उच्च वोल्ट अप्लाई करते हैं, बहुत ज़्यादा हाई वोल्ट, 10,000 वोल्ट। आपको पिछली क्लास में बताया भी था कि 10,000 वोल्ट कितना खतरनाक होता है। ठीक है, चलिए इसको अप्लाई कर दिए हम। उसमें क्या था, जो हम पहले जो प्रैक्टिकल किए थे, किसमें? इलेक्ट्रॉन वाले में। इधर था मेरा कैथोड और इधर था मेरा एनोड प्लेट। लेकिन यहाँ पर क्या किए हैं, थोड़ा सा इसका संरचना चेंज है, इसका जो बनावट है, प्रैक्टिकल करने का तरीका थोड़ा चेंज है। इसमें क्या है, इधर रखे हम एनोड वाला प्लेट और इधर कैथोड वाला प्लेट। इसमें क्या किए हैं, साथ ही साथ कैथोड वाले प्लेट में छोटा छोटा छेद कर दिए, होल कर दिए, कैनल। होल बोलिए, छेदा बोलिए, या कैनल। कैनल क्या होता है? नाली होता है। ठीक है, कैनल कर दिए हैं, यानी कि होल कर दिए हैं। किसमें? प्लेट में। ये सिस्टम हो गया पूरा। इसमें और इधर क्या लिख दिए? ZnS, जिंक सल्फेट की क्या एक परत डाल दी है इसके अंदर। इधर क्यों, बताएंगे बाद में क्यों दिए हुए हैं। ठीक है, चलिए यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखिए क्या करते हैं, इसमें H2 गैस ले लेते हैं। किस दाब पर? निम्न दाब पर। कितना निम्न दाब है? 0.01 मिलीमीटर। ये तो समझते ही होंगे, पिछली बार बिल्कुल विस्तृत तरीके से बताया था ना। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखते हैं अब ये क्या बोलते हैं, करता कैसे है। ठीक है, जब इसमें 10,000 वोल्ट अप्लाई करते हैं, किसके? इसके अंदर। जब वहाँ पर अंदर में क्या हो, निम्न दाब हो, और उसमें गैस कौन सा लिए? H2 गैस। तो हमें क्या देखने को मिलता है, उसमें भी क्या देखने को मिलता था कि कैथोड से एनोड की ओर एक किरण निकलती है। ठीक है, कैथोड से किरण निकलती है, वो एनोड की ओर जाती है, तो उसको हम क्या बोले थे? कैथोड किरण। जब हम इस तरह से संरचना करके इसका प्रैक्टिकल करते हैं, इसमें थोड़ा सा होल कर देते हैं, तो कैथोड किरण इधर से इधर तो आ ही रहा है, साथ ही साथ इधर से भी एक किरण निकल रहा है। किधर से? एनोड से कैथोड की ओर। ठीक है, जो एनोड से कैथोड की ओर किरण जा रही है, उसको क्या करते हैं, यहाँ पर होल कर दिए हैं। तो ये होल को क्रॉस करके आपका क्या होता है? ZnS, जो कि शीशा क्या था, वो था ना, क्या बोलते हैं, शीशा का था। तो क्या हो सकता है कि लाइट पार कर जाए, उसको पार ना करे किरण, इसलिए इसको ऑब्जर्व करने के लिए ZnS की परत लगाई जाती है। समझ में आ गया? देखिए सेम वही चीज़ है, कुछ अंतर नहीं है। इसमें क्या है, साथ ही साथ जैसे उधर से कैथोड किरण आ रहा था, इधर से कैथोड से एनोड की ओर, ये कैथोड किरण मतलब माइनस इलेक्ट्रॉन आ रहा था। अब इसमें क्या हो रहा है, प्लस वाला, यानी कि एक और किरण आ रहा है जो कि एनोड से कैथोड की ओर जा रहा है। अब इस किरण के गुण को अध्ययन कर लेते हैं, इस किरण को अध्ययन कर लेते हैं, आखिर इस किरण का क्या क्या गुण है। ठीक है, अब उसके आधार पर निष्कर्ष निकालते हैं कि ये है क्या चीज़। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। जो एनोड से किरण निकली कैथोड की ओर गया, उसका गुण देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पर क्या, धन किरणें, ये सब बाद में बताएंगे। ठीक है, पहले इसको देख लीजिए, गुण पहले देख लेते हैं। एनोड किरणें सीधी रेखा में, एनोड किरण भी क्या है, सीधी रेखा में गमन करती है। किधर? एनोड से कैथोड की ओर। एनोड से किरण निकल रहा है ना, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम? एनोड किरण। ठीक है,
सीधी रेखा में, परंतु कैथोड किरणों की विपरीत दिशा में गमन करती है। कैथोड किरण उधर से आ रहा है और एनोड किरण इधर से जा रहा है, तो क्या हो गया, दिशा का दोनों का क्या हो गया, विपरीत हो गया ना। वो इधर से आ रहा है, वो इधर से, और ये इधर से जा रहा है, तो विपरीत हो गया। क्या हुआ, विपरीत दिशा में गमन करती है। जिधर से कैथोड आएगा उधर से एनोड नहीं आएगा, उल्टा दिशा में जाएगा उसका, ठीक है। तो क्या हुआ, ये कैथोड किरणें की विपरीत दिशा में गमन करती है, ठीक है। कौन, एनोड किरणें जो है कैथोड किरणें की विपरीत दिशा में गमन करती है। चलिए दूसरा देखते हैं। इनके मार्ग में अपारदर्शक वस्तु रखने पर छाया बनाती है। उसमें भी क्या था, यदि हम उस किरण के मार्ग में अपारदर्शक वस्तु क्या होता है बता चुका हूं। यदि हम रखेंगे कोई लकड़ी या कुछ भी रख देंगे तो दूसरी ओर क्या बनता था, छाया बनता था। इसमें भी क्या बनता है, दूसरी ओर छाया बनता है, ठीक है। इनके मार्ग में हल्का पाद चक्र रखने पर, हल्का पाद चक्र क्या होता था बताया था, ऐसा सिस्टम पाद चक्र ना, तो घूर्णी टाइप का नहीं होता है, जैसे फूकते हैं तो घूमने लगता है, ठीक है। उसमें तरह से हल्का पाद चक्र रखा हुआ, हल्का, बहुत हल्का घूर्णी। जब इसके अंदर रखा गया तो क्या देखता है, क्या पाते हैं हम कि वो घूमना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। कौन घुमाता है, ये किरण घुमाना स्टार्ट कर देता है। अब आप ही बताइए, कोई घूर्णी है, उसमें कोई टॉर्च मारेंगे, लाइट देंगे, क्या घुमा पाएगा, नहीं घुमा पाएगा। वो किरण घुमा पा रहा है, इसका मतलब क्या है कि उस किरण में कोई न कोई छोटा छोटा कण है जो कि उससे टकरा के उसको घुमा रहा है, ठीक है। वही कण क्या है, एनोड किरण के अंदर जो वो कण है उसको क्या बोलते हैं हम, प्रोटॉन। उसी का नाम क्या रखा गया है, प्रोटॉन, ठीक है। इनके मार्ग में हल्का पाद रखने पर यह अपने धुरी पर घूमने लगती है, ठीक है। वैद्युत या चुंबकीय क्षेत्र से गुजरने पर, यदि हम इधर, जैसे कि मान के चलिए आपका एनोड किरण इधर से इधर जा रहा है ना, नीचे दे देते हैं क्या बोलते हैं, धन आवेशित क्षेत्र, ठीक है, ऊपर देते हैं ऋण आवेशित क्षेत्र। तो हम क्या देखते हैं कि ये किरण विचलित हो जाता है, किधर, ऋण आवेशित कण की ओर विचलित हो जाता है, टेढ़ा हो जाता है, यानी जा रहा था सीधा, अब क्या होगा, धन आवेश के ऋण आवेश की ओर क्या हो जाता है, ऊपर विचलित हो जाता है। जब ये ऊपर विचलित हो गया तो इससे क्या पता चलता है कि इसमें धन आवेश है, तभी तो ऋण आवेश की ओर खिंचा रहा है। समझ गए, समझ में आया, ठीक है। इनसे ज्ञात होता है कि किरणें क्या है, धन आवेशित है। समझ में आया ना, क्योंकि वो ऋण आवेश की ओर खिंचा रहा है। वो कोई तभी खिंचाएगा ऋण आवेश की ओर जब उसके अंदर धन आवेश हो। आपको बताए थे ना कि धन आवेश ऋण आवेश एक दूसरे को क्या करता है, आकर्षित करता है। लेकिन वही धन धन विकर्षित करता है, ऋण ऋण भी क्या करता है, विकर्षित करता है। और आवेश का जो परिमाण है, जो उस एक प्रोटॉन पर जो आवेश का परिमाण है कितना है, 1.602 × 10⁻19 कूलाम होता है, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन पे भी आप देखे होंगे, उस पे भी इतना ही था, लेकिन उसमें क्या था, ये माइनस में था, और ये किस में है, प्लस में। इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है ऋण आवेश होता है, और इस पे धन आवेश होता है, ठीक है। तो उस आवेश का मान कितना है एक प्रोटॉन पर, 1.602 × 10⁻19 कूलाम होता है। चूंकि यह आवेश की न्यूनतम मात्रा है। देखिए आवेश क्या है, पहले बता चुका हूं आपको, कई बार बता चुका हूं, बहुत अच्छी तरह से बता चुका हूं, ये गुण है। लेकिन जो आवेश की जो न्यूनतम मात्रा है कहां पे मिलेगा हमको, सबसे कम से कम मात्रा किस पदार्थ में मिलेगा, वो है आपका इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन। उसके अलावा आवेश आपको दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। दो ही जगह आवेश मिलेगा। जैसे कि नहीं बोलते हैं कि तीखा कहाँ मिलेगा, तीखापन, यानी कि तीता कहाँ मिलेगा, मिर्ची में मिलेगा, उसके अलावा कहीं नहीं मिलेगा। लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते, उसके अलावा भी तीता कहीं मिल सकता है, लेकिन जो आवेश है आपका दो ही, क्या बोलते हैं, दो ही पदार्थ में मिल सकता है। वो कौन है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन पे रहेगा माइनस में आवेश, ऋण आवेश, प्रोटॉन पे रहेगा धन आवेश, ठीक है। वो क्या है, गुण है। गुण बताए ना उसका क्या क्या होता है, याद तो होगा आपको, मुझे पता है, ठीक है। चलिए, यह आवेश की क्या है, न्यूनतम मात्रा। एक इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश होगा उससे न्यूनतम मात्रा किसी पदार्थ पे हो ही नहीं सकता और कहीं नहीं हो सकता, इसलिए अतः यह इकाई धन आवेश कहलाता है, ठीक है। यदि प्रोटॉन पे तो उसको क्या बोलेंगे, इकाई धन आवेश। सिर्फ नाम है, ऐसा नहीं सोचिएगा कि ये एक कूलाम है, कूलाम नहीं बोलेंगे, फंसिएगा नहीं, यहाँ फंसना नहीं है, ठीक है। यह इकाई धन आवेश कहलाता है, बस बोलेंगे इकाई धन आवेश में कितना आवेश होगा, इतना कूलाम आवेश होगा। एक कूलाम नहीं बोलेंगे, इकाई धन आवेश यानी कि +1। यही बोलेंगे कि इकाई धन आवेश में इलेक्ट्रॉन में क्या हो जाएगा, -1, तो उसमें क्या होगा, -1.602 × 10⁻19 कूलाम। आपने देखा होगा कि इलेक्ट्रॉन पे आवेश कितना होता था, 1.602 × 10⁻19 कूलाम। प्रोटॉन पे भी कितना होता है, 1.602 × 10⁻19 कूलाम। कहने का मतलब है इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश होता है और प्रोटॉन पे जो आवेश होता है, दोनों क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। ऐसे ही भी इससे पहले ही बता रखा हूं, लेकिन फिर भी आपको क्लियर कर देता हूं। लेकिन क्या होता है, उसका परिमाण यानी कि वैल्यू, मान बराबर होता है, लेकिन उसका जो
क्या प्रवृत्ति होती है आपके उल्टा होता है, अपोजिट होता है। क्या होता है, इस पर धन आवेश होता है प्रोटॉन पे और इलेक्ट्रॉन पे ऋण आवेश होता है। ठीक है, चलिए प्रोटॉन का द्रव्यमान, चलिए आपको बताता हूँ एक चीज, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। अभी हम किसको पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन पढ़ चुके हैं, प्रोटॉन पढ़ रहे हैं अभी। भाई इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन में तुलना करके बता देता हूँ। ठीक है, क्या होता है, कितना मतलब कि उसके द्रव्यमान में क्या अंतर है। एक प्रोटॉन का जो द्रव्यमान होता है ना, लगभग मान लीजिए आप 2000 kg तुलना कर रहे हैं, तो उसके सापेक्ष एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होगा, 1 kg। मैं ऐसे तुलना करवा रहा हूं, सोचिए कि इससे लगभग 2000 गुना ज्यादा वजन होता है कौन, प्रोटॉन, किससे, इलेक्ट्रॉन से। समझ में आया, लगभग 2000 गुना ज्यादा। अब मान के चलिए कोई परमाणु है, उसके अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन है और प्रोटॉन है ना, तो उस परमाणु का द्रव्यमान कितना हो जाएगा, 2001 kg। 2001 kg बोलिए या 2000 kg बोलिए, लगभग प्रोटॉन के द्रव्यमान के ही बराबर होगा ना। तो कहने का मतलब है कि प्रोटॉन का जो द्रव्यमान होता है ना, इलेक्ट्रॉन से यानी कि 2000 गुना ज़्यादा भारी होता है। इसलिए किसी परमाणु के अंदर यदि द्रव्यमान जो है डिपेंड करता है, निर्भर करता है अधिक से अधिक किसके ऊपर, प्रोटॉन के प्रोटॉन का जो होता है ना, प्रोटॉन के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। समझ में आ गया। चलिए अब इसको समझ गए तो आपको एक चीज और समझाता हूँ, नीचे देखिए तब आपको समझ में आएगा। ये प्रोटॉन का द्रव्यमान H परमाणु के द्रव्यमान का लगभग बराबर होता है। आपको पता होगा H परमाणु, हाइड्रोजन 1, हीलियम 2, लिथियम 3 बताए थे ना। हाइड्रोजन 1 का मतलब क्या है, उसके अंदर एक प्रोटॉन है यानी कि एक इलेक्ट्रॉन है। बताए थे ना, किसी भी परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या क्या होता है, हमेशा बराबर होता है, बताए थे। अब बताइए H परमाणु के अंदर एक प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है, तो आप ही बताइए इलेक्ट्रॉन क्या होता है, बहुत हल्का होता है, नहीं होता है। प्रोटॉन क्या होता है, उससे 2000 गुना ज़्यादा भारी होता है। अब मान के चलिए हाइड्रोजन के अंदर, मानना नहीं, हाइड्रोजन के अंदर सिर्फ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन ही होता है, उसके अलावा न्यूट्रॉन होता ही नहीं हाइड्रोजन के अंदर। आपको पता होना चाहिए, हाइड्रोजन ही एक ऐसा तत्व है कि उसके परमाणु के अंदर क्या होता है, न्यूट्रॉन होता ही नहीं है। तो उसमें क्या हो गया, बस इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। तो कहने का मतलब है कि जब आपको पता है क्या कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान और प्रोटॉन का द्रव्यमान, लगभग प्रोटॉन का द्रव्यमान 2000 गुना ज़्यादा भारी है, तो इसका मतलब क्या हुआ, लगभग H परमाणु का जो द्रव्यमान हुआ वो प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर होगा, लगभग, बिल्कुल एक्यूरेट बराबर नहीं होगा। ठीक है, अब मान के चलिए 2000 kg किसका हुआ, तुलना करवा रहे, इसका एक्यूरेट क्या है मैं वो बताऊंगा अभी। ये क्या हो गया, 2000 kg क्या हुआ, एक प्रोटॉन का द्रव्यमान मान लेते हैं, और 1 kg किसका हुआ, इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, तो अब आप ही बताइए, तो H परमाणु का द्रव्यमान कितना होगा, यानी कि एक हाइड्रोजन के एक परमाणु का द्रव्यमान 2001 kg होगा, नहीं होगा। तो लगभग 2000 kg बोलिए या 2001 kg के लिए लगभग बराबर हुआ ना। इसलिए कहा जाता नहीं, होता ही है, एक प्रोटॉन का जो द्रव्यमान होता है H परमाणु के द्रव्यमान का लगभग बराबर होता है। ठीक है, पिछली क्लास में मैंने सिद्ध करके दिखाया था, पिछली क्लास में याद तो होगा ही बिल्कुल, इसलिए बोलता हूँ रिवीजन करना बहुत जरूरी है। याद होगा तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं याद होगा तो कृपया उसको फिर से रिवीजन कर लीजिएगा। ठीक है, उसमें मैंने बताया था कि इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है प्रोटॉन के द्रव्यमान से क्या होता है, कहने का मतलब ये, मतलब क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन का जो द्रव्यमान होता है, हाइड्रोजन के एक परमाणु का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का, एक इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है उससे 1838 गुना ज़्यादा भारी होता है। बताए थे ना, कितना गुना, 1838 गुना, किससे, H परमाणु के एक परमाणु का जो द्रव्यमान होगा और इलेक्ट्रॉन का जो एक इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होगा वो कितना गुना भारी होगा, हाइड्रोजन का परमाणु 1838 गुना भारी होगा। तो कहने का मतलब क्या हुआ, प्रोटॉन का द्रव्यमान और हाइड्रोजन का द्रव्यमान तो लगभग बराबर ही होता है, हाइड्रोजन के एक परमाणु का द्रव्यमान जब दोनों बराबर हुआ तो क्या हो गया, तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से लगभग 1838 गुना भारी होता है। आ रहा है समझ में, चलिए यहाँ तक समझ में आ गया होगा। देखिए प्रोटॉन का द्रव्यमान क्या होगा, लगभग हाइड्रोजन का जो द्रव्यमान होगा, हाइड्रोजन का द्रव्यमान क्या होता है, पिछली क्लास में बताए थे, कटा के नहीं दिखाए थे, तो 1.67 × 10⁻⁻24 ग्राम किसका द्रव्यमान होता है, प्रोटॉन का।
एक प्रोटॉन का द्रव्यमान, ठीक है। एक प्रोटॉन का द्रव्यमान बता दीजिए या फिर हाइड्रोजन का द्रव्यमान बता दीजिए, बराबर होता है। एक्यूरेट बराबर नहीं होता भाई, याद रखना है। लेकिन जब प्रैक्टिकली देखते हैं ना तो इलेक्ट्रॉन बहुत हल्का होता है, बहुत हल्का होता है, इसलिए उतना इग्नोर किया जाता है। इसलिए कहा जाता है कि प्रोटॉन का द्रव्यमान और H परमाणु का, यानी कि H मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की एक परमाणु द्रव्यमान क्या होता है, लगभग बराबर होता है। इसलिए हमेशा क्या लगाते हैं, लगभग लगाते हैं। यहाँ भी लगभग लगाया है ना, 1838 गुना भारी होता है। एक्यूरेट नहीं, एक्यूरेट निकालेंगे तो दशमलव उसमलव में चला जाएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। अभी तक आपने क्या देखा, परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन है उसका पता लगा लिया, परमाणु के अंदर प्रोटॉन है उसका पता लगा लिया, लेकिन परमाणु के अंदर न्यूट्रॉन है उसका अभी पता नहीं लगा है, उसको रहने दीजिए। अभी जिस तरह से मैं स्टेप बाय स्टेप पढ़ा रहा हूँ ना, अभी आप इतना ही समझिए कि परमाणु के अंदर बस इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है, क्योंकि अभी दो ही का प्रैक्टिकल करके निकाला हूँ ना, अभी इतना ही समझना है, ठीक है। वो जो न्यूट्रॉन जो आपको पता है वो पहले एडवांस में आप पढ़ लिए हैं, क्योंकि परमाणु संरचना तो अभी पढ़ना शुरू किया है ना, ठीक है। चलिए अब देखा जाए कि इलेक्ट्रॉन निकल गया, प्रोटॉन निकल गया परमाणु के अंदर। अब सबसे बड़ी बात ये आया कि आखिर वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन रहता कैसे है उसके अंदर, परमाणु के अंदर। आखिर परमाणु के अंदर तो पता चल गया कि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन भी है प्रोटॉन भी है, लेकिन कहाँ रहता है और किस तरह से रहता है, किस तरह से उस व्यवस्थित है उसके अंदर, ये पता लगाना है, ठीक है। इसके लिए सबसे पहले हमारे कौन आए 1893 में, जिन्होंने पता लगाना शुरू किया, थॉमसन। थॉमसन कौन, वही थॉमसन जो कि नहीं इलेक्ट्रॉन का खोज किया था। उन्होंने तो इलेक्ट्रॉन का खोज कर दिया, लेकिन बाद में कौन आया, गोल्डस्टीन आया, उन्होंने प्रोटॉन निकाल दिया। फिर थॉमसन के मन में आया कि आखिर उसके अंदर रहता कैसे होगा। एक तो परमाणु बहुत छोटा होता है, कैसे रहता है आपको पता है कैसे रहता है, क्योंकि मैं पहले बता रखा हूँ, वो सब भूल जाइए अभी, ठीक है। इससे क्या होगा ना, दिमाग इधर का उधर हो जाएगा। अभी आपको बस ये जानना है कि परमाणु के अंदर कैसे रहता है, जो मैं बताया हूँ उसको हटा दीजिए, डिलीट कर दीजिए, ठीक है। चलिए सर जे थॉमसन, यानी कि सर जे थॉमसन, कहीं कहीं हिंदी में पहले बता रखा हूँ टॉमसन, कहीं थॉमसन लिखा रहता है, ठीक है, के अनुसार परमाणु में धन आवेश तरबूज के खाने वाले लाल भाग की तरह बिखरा है, ठीक है। जो इसके अनुसार जो कि इन्होंने दिया था कि परमाणु में जो धन आवेश होता है ना, जैसे ये मान लीजिए ये परमाणु है, ठीक है, इसमें जो धन आवेश रहेगा तो आप सबसे पहले कल्पना कीजिए कि एक तारबूज है, ठीक है। तारबूज और परमाणु दोनों एक साथ मिला के सोचना है आपको, ठीक है। तारबूज है, तारबूज के खाने वाले लाल भाग की तरह बिखरा है कौन, धन आवेश। उसमें जो देखे होंगे आप तारबूज में लाल भाग रहता है ना, लाल जिसको खाते हैं बिच्चा निकाल देते हैं, वो लाल भाग क्या बोला कि ये है ना धन आवेश है, ठीक है। इस तरह से बिखरा हुआ है, किसका कहना था, थॉमसन का। उसके आगे देखते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन तारबूज के बीज की भांति धसे रहते हैं। जैसे उसमें क्या रहता है, जहां तहां नहीं, क्या बोलते हैं, तरबूज का बीज धसा रहता है, उसी तरह से परमाणु के अंदर क्या बोलते हैं, धन आवेश पूरा फैला रहता है, ठीक है, लेकिन उसी में कहीं बीच बीच में इलेक्ट्रॉन धसा रहता है। किसके अनुसार, थॉमसन के अनुसार, ठीक है। इन्होंने यहीं तक ही क्या दे रखा था, अपना अनुसार तर्क दे रखा था, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे रदरफोर्ड जी आए, उन्होंने फिर अच्छी तरह से परमाणु का व्याख्या कर दिया कि उसके अंदर प्रोटॉन कैसे रहता है, इलेक्ट्रॉन कैसे रहता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अब रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। चलिए थॉमसन का परमाणु मॉडल देख लिए, अब देखते हैं रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, ठीक है। इन्होंने कैसा बताया, रदरफोर्ड ने बताया कि परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होता है, किस तरह से होता है, अब वो देखते हैं। किसका, रदरफोर्ड का। थॉमसन का तो देख लिए, आपको भी पता है कि वो फ्लॉप हो गया है, क्यों कि आपको पहले ही पता है कि उसमें इलेक्ट्रॉन कैसे रहता है, प्रोटॉन कैसे रहता है, यहाँ तक कि न्यूट्रॉन भी आप लोग को पता है, आप लोग इतना एडवांस है, समझ रहे हैं ना। चलिए वो तो फ्लॉप कर गया, अब इसको देखते हैं रदरफोर्ड को। इसी मॉडल से रदरफोर्ड को जो ना क्या बोलता है, नोबेल पुरस्कार मिला है इसी मॉडल के चलते, और बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि जो रदरफोर्ड ने प्राप्त की है इन्हीं मॉडल के चक्कर में, ठीक है। इसलिए इम्पॉर्टेंट भी है, एग्जाम में भी इनसे कई तरह के सवाल आते हैं, तो इसको ध्यान से देखिएगा, ठीक है। कुछ नहीं, बस उसको समझने की कोशिश कीजिएगा, बाकी सब आपको पहले ही पता है, ठीक है। बस इसका थोड़ा सा जो है ना कैसे कैसे उन्होंने किया वो आपको देखना है, ठीक है। चलिए इलेक्ट्रॉन परमाणु के भीतर किस प्रकार से व्यवस्थित है, इलेक्ट्रॉन जो परमाणु के भीतर किस तरह से व्यवस्थित है, यह जानने के लिए 1911 में अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने, कब 1911 में, अर्नेस्ट रदरफोर्ड क्या है, इसका नाम है, ठीक है, किसका, रदरफोर्ड का पूरा नाम है। अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने एक प्रयोग किया, कैसे प्रयोग किया देखिए। इस प्रयोग के अंतर्गत रेडियो सक्रिय पदार्थ, अब रेडियो सक्रिय पदार्थ क्या होता है,
अब तत्व देखें ना, टोटल 118 तत्व बताया था, उसमें से कुछ पदार्थ जो क्या है, रेडियो सक्रिय है। और रेडियो सक्रिय क्या होता है इसको आगे बताएंगे अच्छी तरह से, ठीक है, नहीं तो यही टाइम कंज्यूम कर लेगा। रेडियो सक्रिय मोटे तौर पे आप इतना समझ लीजिए कि जो रेडियो सक्रिय पदार्थ होता है ना, उन्हीं से हम लोग क्या बनाते हैं, परमाणु बम सब बनाते नहीं बनाते हैं, जिसमें यूरेनियम, थोरियम, इस रेडियम, इस सब का यूज करते हैं। ये सब क्या है, क्या बोलते हैं, रेडियो सक्रिय पदार्थ है, ठीक है। रेडियो सक्रिय पदार्थ रेडियम का यहाँ यूज किया जा रहा है। होता क्या है ना, इसमें से 3 किरण निकलता है रेडियो सक्रिय पदार्थ से। उसमें जब उसका क्षय होता है अल्फा, बीटा और गामा, तो इसमें क्या होता है ना, जो अल्फा कण जो निकलता है उससे वो पॉजिटिव होता है, क्या होता है, प्लस धन आवेशित होता है वो, ठीक है। उन्हीं को प्रैक्टिकल करने के लिए इसमें रखा गया है, लिया गया है। रेडियो सक्रिय पदार्थ रेडियम द्वारा तीव्र गति से निकले अल्फा कणों, जो उससे तीव्र गति से जो अल्फा कण निकलता है, अल्फा कण क्या होता है, धन आवेशित होता है। पहले आपको बता दिए, पता होना चाहिए। कणों का सोने के पत्थर पर प्रहार किया गया। सोने का पत्थर क्या है, जो गोल्ड होता है ना, सोना का जो चिपटा करके बहुत पतला कर दिया गया, सोना को बहुत पतला, समझे, उसके ऊपर प्रहार कराया गया, किसको, अल्फा कण को। तो उससे क्या क्या देखने को मिला, देखिए यहाँ पे इतना पतला कर दिया गया ना, पूछिए मत, बहुत पतला, ठीक है, जो कि बस एक परमाणु का इस तरह से लेयर बने। आप ही बताइए, कोई भी जो तत्व होता है छोटे छोटे परमाणुओं से मिलके बना होता है ना, पता है ये बात, उसको उतना पतला कर दिया गया, ठीक है। अब उस पर क्या किया गया, अल्फा कणों से क्या प्रहार किया गया, नहीं उस पर डाला गया, किस पे, पत्थर पे। तो देखते हैं क्या होता है। जब उस पत्थर पे डाला गया तो उसका कोई एक परमाणु का प्रैक्टिकल करके देखा गया उसमें आगे, तो देखते हैं यहाँ पर क्या, कुछ किरण क्या है, बिल्कुल आया और सीधा निकल गया, ठीक है, धनाभिषित है ना। कुछ किरण क्या है, जैसे जैसे हम नाभिक की ओर जाते हैं, देखिए यहाँ तो इलेक्ट्रॉन है ऊपर साइड में, आपको पता है पहले कि इलेक्ट्रॉन क्या करता है, चक्कर लगाते रहता है। इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा में है, जब बाहर हम देंगे तो इलेक्ट्रॉन क्या रिटर्न करेगा, नहीं करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है, ऋण आवेश होता है, और अल्फा पे कौन सा आवेश है, धन आवेश है। तो ये क्या करेगा, उसको पार होने के लिए दे देगा, ठीक है। उसके आसपास जो खाली जगह होगा उससे क्या होगा, वो पार होके निकल जाएगा, कौन, अल्फा कण। लेकिन जैसे जैसे हम नाभिक की ओर बढ़ते हैं, नाभिक में कौन होता है, प्रोटॉन होता है। प्रोटॉन पे कौन सा आवेश होता है, धन आवेश होता है। जब धन आवेश और ये भी धन आवेश जा रहा है तो क्या होगा, ये विचलित होना शुरू हो जाएगा। यानी कि अब इधर से जाएगा सीधा, लेकिन थोड़ा टेढ़ा होना स्टार्ट हो जाएगा। देखिए अब नीचे भी गया तो नीचे क्या इलेक्ट्रॉन है, सीधा निकल गया, लेकिन जैसे ही अब थोड़ा नाभिक के नज़दीक जाते हैं तो क्या होता है, ये टेढ़ा होना स्टार्ट हो जाता है। जब बिल्कुल ही नाभिक में जाते हैं सेंटर में, तो क्या होता है, जैसे जिस मार्ग से जाता है उसी तरफ से वापस रिटर्न हो जाता है, ठीक है। जैसे अंदर की ओर गया फिर वैसे ही वापस आ गया, ठीक है। ये किसने देखा प्रैक्टिकल करके, रदरफोर्ड ने। देखिए कोई भी प्रैक्टिकल होता है ना, पहले उसको किया जाता है, ठीक है, करने के बाद उससे उनके आधार पर निष्कर्ष निकाला जाता है कि ये इनसे ये निष्कर्ष हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए इन्होंने इससे क्या निष्कर्ष निकाला। जब इन्होंने इसका क्या देखा तो उन्होंने देखा परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान उनके नाभिक में रहता है। उनका कहना था कि परमाणु का जो संपूर्ण द्रव्यमान है कहाँ रहता है, नाभिक में रहता है। बोलिए कैसे, कि जब हम इधर से गए साइड से निकाले तो क्या मिला, इलेक्ट्रॉन मिला, तभी तो पार कर गया, समझ रहे ना। इधर से भी नीचे से भी साइड से गए तो क्या हो गया, पार कर दिया। लेकिन जैसे जैसे हम नाभिक की ओर, उसके केंद्र की ओर, जो पत्थर का जो केंद्र है, जो परमाणु का जो केंद्र की ओर गए तो वो क्या कर रहा है, डाइवर्ट करना शुरू कर दिया। इसका मतलब प्रोटॉन अंदर में ही है, बैठा हुआ है। यदि प्रोटॉन अंदर में तभी तो हमको रिटर्न कर रहा है अल्फा कण को, समझ रहे हैं ना बात को। इसका मतलब क्या होता है आपको पता ही है, इलेक्ट्रॉन तो बहुत हल्का होता है और प्रोटॉन क्या होता है, उनसे किनसे, इलेक्ट्रॉन से 1838 गुना ज़्यादा भारी होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान उनके नाभिक में रहता है, क्योंकि उनके नाभिक में ही प्रोटॉन रहता है। ऐसा समझ में, चलिए ठीक है। परमाणु के अंदर अधिकांश रिक्त स्थान है। उन्होंने क्या देखा, जब हम अल्फा किरण दिए ना, इधर से गया उधर से पार हो गया, पार हो रहा है ना, सीधा बिल्कुल हो रहा है ना। तो इसका मतलब क्या है, कोई भी किरण कब पार हो जाएगा इधर, मतलब क्या बोलते हैं, गया सीधा निकल जाएगा जब उसको रिक्त स्थान मिलेगा। इसका मतलब है रदरफोर्ड के अनुसार कि परमाणु के अंदर अधिकांश क्या है, रिक्त स्थान भी है, यानी कि खाली जगह भी है, ठीक है। परमाणु में ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन और धन आवेशित प्रोटॉन की संख्या क्या समान होने के कारण परमाणु विद्युतता उदासीन होता है। अब देखिए इसमें क्या बोल रहा है, कोई परमाणु है ना, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या क्या होता है, बराबर होता है। और देखिए इलेक्ट्रॉन पे भी आवेश है लेकिन माइनस में, प्रोटॉन पर भी आवेश है लेकिन
प्लस में, लेकिन दोनों पे क्या है, आवेश का मान क्या है, बराबर है। जितना इलेक्ट्रॉन पे आवेश होता है उतना प्रोटॉन पे भी होता है, लेकिन दोनों अपोजिट होने के कारण, माइनस प्लस होने के कारण एक दूसरे क्या करता है, न्यूट्रलाइज कर देता है। इससे क्या होता है, जो परमाणु जो पूरा है, पूरा का पूरा परमाणु, उसके ऊपर कोई आवेश नहीं प्रतीत होता है, कि वो किसी आवेश की तरह बिहेव करे, प्रतीत नहीं करेगा। आपको पहले भी बता रखा हूँ, यदि उसी से एक इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे तो उस पर क्या हो जाएगा, धन आवेश आ जाएगा। क्यों? कि उस पर एक प्रोटॉन बढ़ जाएगा। बताए थे ना, जिसको हम क्या बोलते थे, आयन। चलिए, तो कहने का मतलब है परमाणु जो होता है ना, विद्युता क्या होता है, उदासीन होता है। क्यों होता है? क्योंकि उसके अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन और धन आवेशित प्रोटॉन की संख्या क्या होता है, बराबर होता है। यही बराबर होने की वजह से क्या होता है, वो परमाणु विद्युता उदासीन होता है। यदि कोई पूछ दे कि बताओ भाई, बहुत पढ़े हो आप, वो भी सोना क्लासेस में, अच्छा बताओ परमाणु विद्युता उदासीन क्यों होता है? इसलिए होता है भाई साहब, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या बराबर होता है, और इलेक्ट्रॉन पे जितना आवेश होता है उतना प्रोटॉन पे आवेश होता है, और दोनों का क्या होता है, प्रवृत्ति अपोजिट होती है, इसलिए दूसरे को न्यूट्रलाइज करके उदासीन हो जाता है। आया समझ में? चलिए, यहाँ तक समझ लिए। अब चौथा देखिए, नाभिक का आयतन परमाणु के आयतन की तुलना में काफ़ी कम होता है। आयतन क्या होता है, जो जगह छेके, ठीक है। जब प्रोटॉन जो रहता है अंदर में बहुत कम जगह में रहता है, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा जगह छेक के चक्कर लगाता है, तो उसका मतलब क्या हुआ, जो नाभिक का जो आयतन हुआ और पूरे जो परमाणु का आयतन हुआ, उसकी तुलना में क्या होता है, बहुत ही कम होता है, नगण्य होता है। नगण्य मतलब बहुत कम होता है, ठीक है। तो वही कह रहा है, नाभिक का आयतन परमाणु के आयतन की तुलना में काफ़ी कम होता है। चलिए, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्तीय पथों पर चक्कर लगाते हैं। इन्होंने कुछ निष्कर्ष निकाला होगा, इस तरह से दे के देखा होगा बार बार, उससे कुछ पता चला होगा इनको कि इलेक्ट्रॉन जो है ना, उन्होंने जो दिया निष्कर्ष दिया, नाभिक के चारों ओर, नाभिक है ये, उनके चारों ओर वृत्तीय पथ पर चक्कर लगाता है, ठीक है। इन वृत्तीय पथों को क्या बोलते हैं, कक्षाएं कक्षाएं बोलते हैं, ठीक है। समझ में आया कि इन्होंने बताया था, रदरफोर्ड ने, उन्होंने इतना निष्कर्ष निकाल के दिया था। लेकिन देखिए, जब कोई पहली बार कुछ करता है ना, कितना भी महान से महान वैज्ञानिक हो, कहीं न कहीं कुछ न कुछ, आप तो एक तरह से अनुमान ही लगा रहे हैं ना, इसको प्रैक्टिकल को देखते हुए, कहीं न कहीं थोड़ा छूट ही जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, दोष। चलिए, अब देखते हैं हम रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल का दोष, ठीक है। चलिए, अब देखते हैं रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल का दोष, ठीक है। देखिए, रदरफोर्ड के अनुसार उन्होंने क्या कहा था, इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है, बताया था, पहले बताया था ना। अब देखिए, अब कुछ ऐसे और भी बहुत सारे वैज्ञानिक हैं, उन्होंने तर्क दिया अपना। क्या तर्क दिया कि विद्युत चुंबकीय सिद्धांत के अनुसार, विद्युत चुंबकीय सिद्धांत क्या कहता है कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एक दूसरे क्या करेगा, आकर्षित करेगा ना, ध्यान रखिएगा। चक्कर लगाने वाले ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन, जो चक्कर लगाने वाले ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन है, किसके चक्कर लगाता है, वो नाभिक के चक्कर लगा रहा है ना। यदि मान के चलिए नाभिक के चारों ओर कौन इलेक्ट्रॉन लगातार चक्कर लगा रहा है, तो कभी न कभी तो उसका ऊर्जा का ह्रास होगा ही होगा, नहीं होगा। मान चलिए कोई किसी और चक्कर लगा रहा है, कब तक चक्कर लगाए, जब तक उसके अंदर एनर्जी है। मान लीजिए ऊर्जा का ह्रास होगा तो धीरे धीरे क्या होगा, वो नाभिक की ओर खींचा चला जाएगा, नहीं खींचा चला जाएगा। तो वही कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन से लगातार ऊर्जा का ह्रास होता होगा, और नाभिक के आकर्षण बल के कारण, चुंबकीय सिद्धांत के अनुसार क्या कहता है कि जो नाभिक है इलेक्ट्रॉन को अपने ओर आकर्षित करेगा। वही बोल रहा है कि नाभिक के आकर्षण बल के कारण यह नाभिक में गिर जाएगा। एक समय ऐसा होगा कि यह नाभिक में गिर जाएगा और परमाणु का विनाश हो जाएगा। जब वो नाभिक में दोनों चिपक किया गया तो कहाँ परमाणु रहा, समझ रहे ना, परमाणु का क्या हो जाएगा, विनाश हो जाएगा। लेकिन व्यवहार में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि परमाणु क्या है, अस्थायी है। हम परमाणु क्या देखते हैं, बिल्कुल अस्थायी होता है। व्यवहार में ऐसा होता है नहीं। लेकिन वो जिस तरह से तर्क संगत दिया, रियल में चक्कर लगाता है। लेकिन अब ये भी कहा जा सकता है ना, नीचे क्या नाभिक है, नाभिक में प्रोटॉन है और इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहा है, तो दोनों में क्या है, एक आकर्षण बल लगेगा। तो कभी न कभी ऐसा होगा, चक्कर लगाते लगाते उसका ऊर्जा का ह्रास होगा और धीरे धीरे घूमते घूमते कहाँ आ जाएगा, ये नाभिक में। तब उस टाइम क्या हो जाएगा, परमाणु का विनाश हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। ये क्या है, रदरफोर्ड के मॉडल का एक दोष है। अब दूसरा दोष देखिए क्या है कि रदरफोर्ड मॉडल की कक्षाओं में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या निश्चित नहीं की गई कि इस कक्षा में इतना इलेक्ट्रॉन होगा, नहीं बताया था। पहली कक्षा में 2 होगा, दूसरे में 8 होगा, ये रदरफोर्ड ने नहीं बताया था, ठीक है। ये भी क्या है कि इसका दोष माना गया है, ठीक है। चलिए, अब थोड़ा सा अंड्रेस रदरफोर्ड के बारे में जान लेते हैं। इसका जो जन्म हुआ था ना 1871 में, और ये कब मृत्यु हुआ था इसका, 1937 में,
ठीक है। चलिए, पुस्तक, इन्होंने एक पुस्तक लिखा था रेडियो एक्टिविटी, इसी से इसको विश्व विख्यात प्रसिद्धि मिली थी, पूरे विश्व में इसको बढ़िया प्रसिद्धि मिली थी इस बुक के कारण। ठीक है, इसको कब लिखा था ये? 1904 में। और फिर उसको क्या नोबेल पुरस्कार कब मिला था? 1908 ईस्वी में। ठीक है। और ये जो मॉडल दिया इन्होंने, इन्हीं को लेकर जो रदरफोर्ड जो है महान वैज्ञानिकों की गिनती में आता है। ठीक है, ये छोटा मोटा इनका रिसर्च नहीं है, बहुत बड़ा रिसर्च है। ठीक है, तो चलिए आज का क्लास यहीं तक। आपका क्या बोलते हैं, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल का निष्कर्ष निकाल दिए, बता दिए, दोष बता दिए। ठीक है, चलिए आपको पिछली क्लास का जो क्वेश्चन दिया था उसका आंसर दिख रहा होगा। ठीक है, और आज जितने इससे प्रश्न निकाले जा सकते हैं वो भी आपको दिख रहा होगा। कृपया करके इसको बनाइएगा। समझ में नहीं आए तो कमेंट कीजिए। यदि कमेंट नहीं करने की इच्छा हो तो जितने क्वेश्चन अभी दे रहे हैं, अंत में जब केमिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा एक स्पेशल ऑब्जेक्टिव का सेशन चलेगा चैप्टर वाइज, उस चैप्टर से जितना ऑब्जेक्टिव अभी तक पूछा गया है रेलवे में जहाँ भी, ठीक है, उस सारे को बताया जाएगा, कवर किया जाएगा। ठीक है, इसलिए टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, तो चलिए आज का क्लास यहीं तक। जय हिंद, जय भारत।